Welcome to DK Videos. Today we study understanding diversity. तो अपना देश जो है वो विविधताओं का देश है। हम हमारे सामाजिक जीवन में देखते हैं कि विभिन्न क्षेत्र जो होते हैं, चाहे परिवार हो, आर्थिक गतिविधियां हो, भाषा हो, जाति हो, धर्म हो, इन सब में विविधताएं मिलती है। लेकिन फिर भी हम सब भारतीय और एक सांस्कृतिक सूत्र जो है वो हम सबको एक बांधे हुए रखता है। तो यही हमारे देश की विशेषता है। तो आइए आज हम देखते हैं कि ये जो विविधताएं है ये हमारे सामाजिक जीवन में बाधा बन सकती है और हमारी राष्ट्रीय अखंडता को खतरे में डाल सकती है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं डाइवर्सिटी फैमिली स्ट्रक्चर, यानी कि जो परिवार है उसमें भी हमारे को विविधताएं देखने को मिलती है। पारिवारिक संरचनाओं में हम देखते हैं कि हमारे आसपास देखें तो दो तरह के परिवार हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है संयुक्त परिवार और दूसरा एकल परिवार। संयुक्त परिवार का मतलब होता है कि जिसमें पिता, माता, दादा, दादी, चाचा, चाची और चचेरे भाई एक ही जगह रहते हैं। जबकि एकल परिवार में क्या होता है कि एकल परिवार में केवल माँ, पिताजी और उनके अविवाहित बच्चे ये उनके साथ रहते हैं। तो इस तरह से दो तरह के परिवार होते हैं। संयुक्त परिवार हमारे देश में बच्चों बहुत लंबे समय से चला आ रहा है और इसके कुछ फायदे भी है। तो इसमें जो फायदा है उसमें पहला यह है कि संयुक्त परिवार विचार, सहयोग और साझा प्रेम पर निर्भर करता है, इसलिए ये एक ताकत की तरह होता है। कोई भी असामाजिक तत्व किसी एकल परिवार को परेशान कर सकता है, लेकिन वह संयुक्त परिवार को आसानी से नहीं छू सकता। दूसरा क्या होता है कि जो खेती होती है उसमें बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती है, बुआई करने के लिए, पानी देने के लिए, फसलों को काटने के लिए। तो इन सब में अगर संयुक्त परिवार होगा तो घर के ज़्यादा सदस्य रहेंगे और वो ये काम आसानी से कर सकते हैं। तीसरा इसमें है कि जो आवश्यकता होती है, कभी अचानक जैसे किसी की मृत्यु हो गई परिवार में या कोई संकट आ गया, तो उस समय सब एक दूसरे की मदद करते हैं। और चौथा इसका फायदा ये है कि जहाँ जैसे पति पत्नी दोनों काम कर रहे हैं तो अब वहाँ बच्चों को पालने की दिक्कत होती है या घर की जिम्मेदारी निभाने की दिक्कत आती है। तो ऐसे में संयुक्त परिवार बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जो परिवार के अन्य सदस्य है वो ये जिम्मेदारी आसानी से निभा सकते हैं। अब हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो इसके भी दो पहलू है कि संयुक्त परिवार के फायदे तो है लेकिन कुछ इसके अवगुण भी होते हैं। तो इसमें क्या अवगुण होते हैं कि जो जॉइंट फैमिली होती है यानी कि संयुक्त परिवार, उसमें संपत्ति के झगड़े होते रहते हैं, जबकि एकल परिवारों में ऐसा नहीं होता है। दूसरा, संयुक्त परिवार में एक रहने की बड़ी प्रॉब्लम होती है, बड़ा घर चाहिए, तो ये आसानी से नहीं मिल पाता, जबकि छोटा परिवार आसानी से कहीं भी समायोजित हो सकता है। तीसरा इससे हानि ये है कि संयुक्त परिवार में कोई भी स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकता, वहाँ पर केवल जो घर का मुखिया होता है उसकी ही चलती है, जबकि एकल परिवार में सभी सदस्य मिलकर निर्णय लेते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसके कुछ फायदे हैं तो नुकसान भी है, लेकिन फिर भी संयुक्त परिवार आज की आवश्यकता है और इसके फायदे नुकसान की बजाय ज़्यादा है। अब अपन बच्चों में पढ़ते हैं डाइवर्सिटी इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो डाइवर्सिटी जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में भी हमारे को देखने को मिलती है। तो हम देखते हैं कि हमारा देश बहुत ही बड़ा है, बहुत विशाल है, यहाँ पर भौगोलिक विशेषताएं भी है, जलवायु क्षेत्र भी है। तो इन सब कारणों से यानी कि यहाँ की आर्थिक गतिविधियाँ भी बहुत प्रभावित होती है। तो जो भौगोलिक क्षेत्र होते हैं उनके अनुसार लोग काम धंधे करते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने वाले लोग पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों से अलग जीवन जीते हैं। इसी तरह जब मनुष्य के सामाजिक जीवन जीना शुरू किया और गांव की नींव रखी तो उसकी गतिविधियां यानी कि प्राथमिक गतिविधियां जैसे कि खेती, मछली पकड़ने और शिकार आदि तक ही सीमित थी। इसको अपन बोलते हैं उनकी प्राइमरी एक्टिविटीज़। इसके बाद में जल्दी उसके कच्चे माल को संसाधित करना शुरू कर दिया
जो उसने प्रकृति से प्राप्त किया था। ये गतिविधियां प्राथमिक नहीं बल्कि द्वितीयक यानी कि दूसरे नंबर की गतिविधियां थी, जैसे कि बढ़ईगिरी का काम करना, बुनाई करना, रंगाई आदि। जब गांव, कस्बों और शहरों में लोग विकसित हुए तो तीसरे प्रकार की गतिविधि शुरू हुई। इनमें लोगों ने भुगतान के लिए अपनी सेवाओं की पेशकश की। उन्हें यानी कि अपन थर्ड एक्टिविटीज या टेरिटरीज ऑक्यूपेशन कहते हैं। इसमें टीचिंग, बैंकिंग, इंजीनियर, लिपिक, ये कार्य जो होते हैं ये इससे श्रेणी में आते हैं। तो इस प्रकार यानी कि जो आर्थिक गतिविधि है वो तीन तरह की हो गई। एक तो प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज एंड टेरिटरी ऑक्यूपेशन या एक्टिविटीज। तो तीन तरह से अपन इनको आर्थिक क्षेत्र में इनको बांटते हैं। अब अपन देखते हैं बच्चों की हमारे देश में भाषाओं की भी विविधता है। तो भाषाओं में जो डाइवर्सिटी इन लैंग्वेजेस में कैसे है, तो भाषाओं में हमारा देश में लगभग 22 आधिकारिक भाषाएं हैं, यानी कि 22 तो हमारे संविधान में लिखी हुई भाषाएं हैं, और इनमें हिंदी, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराठी, बंगाली, उड़िया, असमिया, उर्दू, संस्कृत, कश्मीरी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मणिपुरी, कोंकणी, संताली, मैथिली, बोडो और डोगरी है। तो ये मुख्य भाषाएं अपने देश में बोली जाती है। कभी कभी कई भाषाओं की बहुलता यानी कि बहुत सारी भाषा होने से ये हमारे देश के लिए अखंडता के लिए खतरा भी बन सकता है, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सी बार भाषाओं के कारण भी लोग आपस में झगड़ लेते हैं। तो हमें चाहिए कि सभी भाषाओं का हम सम्मान करें और सभी भाषाओं का आदर करें। अब देखिए डाइवर्सिटी इन कास्ट, रिलीजन एंड वेज ऑफ प्रेयर, यानी कि जो विविधता है हमारी जाति, धर्म और प्रार्थना करने में, ये भी हमारे को देखने को मिलती है। तो भारत एक बहुत बड़ा देश है, तो यहाँ पर हिंदू, जैन, अलग अलग धर्म वाले रहते हैं, सिख, ईसाई, इस्लाम, बौद्ध, पारसी आदि। तो ये सब अपने अनुसार प्रार्थना करते हैं। इनका प्रार्थना करने का ढंग भी अलग अलग होता है। जैसे हिंदू अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं और मंदिर में उनकी पूजा करते हैं। एक मुस्लिम मस्जिद में नमाज अदा करता है, जबकि एक सिख गुरु ग्रंथ साहिब से एक गुरुद्वारे में भजन गाता है। सभी एक ही काम कर रहे हैं, अर्थात अपने तरीके से भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये विविधताएं होती है, क्योंकि हम एक जैसे नहीं हो सकते। जैसे एक माता पिता का कोई 3 संतान है तो वो तीनों एक जैसे नहीं होगी, उनमें कुछ न कुछ विभिन्नता देखने को मिलती है, चाहे खाने की आदत हो, रहने की आदत हो, सीखने की आदत हो, इस तरह से। तो ये विविधता हमारी एक तरह से जन्मजात हमें मिली हुई है। अब देखिए कि नीड फॉर डाइवर्सिटी एज ए ह्यूमन हैव अ डिफरेंट स्किल एंड इंटरेस्ट। तो जो डाइवर्सिटी है इसकी हमें आवश्यकता क्यों है? तो मनुष्य के लिए विविधता की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि विभिन्न कौशल और रुचियां होती है, यानी कि सबकी अलग अलग इंटरेस्ट होता है, रुचि होती है, और सभी प्राकृतिक चीजों में विविधता है और मनुष्य में भी है, यानी कि कोई भी 2 इंसान एक जैसे नहीं होते हैं। हम इसलिए इस विविधता की अनदेखी नहीं कर सकते। सभी गठन और विशेष रूप से भारतीय संविधान में इन विविधताओं को स्वीकार किया है और लोगों को अपने स्वयं के विश्वास का पालन करने और अपने तरीके से भगवान की पूजा करने की अनुमति दी है। अलग अलग लोग अलग अलग कौशल में पारंगत हैं। जैसे एक अच्छा इंजीनियर जो होता है वो एक अच्छा डॉक्टर हो सकता है, ये जरूरी नहीं है, लेकिन एक अच्छा चित्रकार वो कभी नहीं हो सकता। वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, किसान, शिक्षक, प्रोफेसर, तकनीशियन, वेल्डर, मिस्त्री, बढ़ई, सुनार, ड्राइवर, निर्माता, दुकानदार, ये सभी अपना अलग अलग कार्य करते हैं और अपने अपने कौशल में संपन्न रहते हैं, यानी कि अपने जो उनका कौशल है उसमें पारंगत रहते हैं। तो जैसे मुझे किताबें पढ़ने में मजा आता है, मेरे भाई को पेंटिंग करना पसंद है, एक को हॉकी में दिलचस्पी है, दूसरे को क्रिकेट में दिलचस्प यानी कि इंटरेस्ट हो सकता है, किसी को तैराकी में हो सकता है, किसी को नृत्य में हो सकता है, किसी को अभिनय करने में हो सकता है। तो ये सबकी अलग अलग इंटरेस्ट होता है। तो इसलिए हम
हर एक की विविधता का सम्मान करना चाहिए, यानी कि जो डाइवर्सिटी है उसका हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए। ये जीवन में विविधता और चमक को जोड़ता है। तो यानी कि हमारे को ये विविधता कमजोर नहीं करती है, बल्कि हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। ये हमारी ताकत का संकेत बना देती है। अब आगे हम देखते हैं कि यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी, हाउ कैन वी बिगिन टू रिकॉग्नाइज डाइवर्सिटी एज स्ट्रेंथ, यानी कि हम जो विभिन्नता है उसको एकता में कैसे बदल सकते हैं, हम हमारी ताकत के रूप में इसको कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, हम ताकत के रूप में विविधता को कैसे पहचानना शुरू कर सकते हैं। यानी कि हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि इतनी विभिन्नताएं हमारे देश में, बुद्धि से भी लोग अलग अलग है, तो हम इनका उपयोग हमारी ताकत के रूप में कर सकते हैं। जिस प्रकार विभिन्न प्रकार के एक फूल एक गुलदस्ते की सुंदरता को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार विविधता हमारी संस्कृति की सुंदरता को बढ़ाती है। अब आइए उन कारणों पर चर्चा करें जो सभी भारतीयों को एक राष्ट्र के रूप में बांधते हैं। भारतीय जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जो विविधता है उसके बावजूद हम एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं और ये हमारे को एक निकटता में बांधती है। तो ये कौन सी चीजें? तो इसमें डॉक्टर आर के मुखर्जी के अनुसार, जो आर के मुखर्जी है, उन्होंने अपने विचार लिखे थे। तो उन्होंने कहा था कि भौतिक, सामाजिक और भाषीय, सांस्कृतिक और धार्मिक विभिन्न क्षेत्रों में हम विभिन्न हैं, लेकिन फिर भी भारत मौलिक एकता में बिल्कुल एक है, यानी कि मौलिक एकता में एकता लिए हुए है। अब है जो हमारे को देश को एक बांधे हुए है, यानी कि इतनी विविधता होते हुए भी हमारा देश एक कैसे है। तो इसके पहला कारण है कि जो ज्योग्राफिकल यूनिटी है हमारा देश में, यानी कि भौगोलिक एकता, वो कैसे है कि प्राचीन समय में भारत एक भौगोलिक इकाई था। यह अपनी प्राकृतिक सीमाओं द्वारा अन्य देशों से अलग थलग पड़ा हुआ था। इन सीमाओं में एशिया से अलग कर दिया। उत्तर में हिमालय, उत्तर पूर्व में आसाम की पहाड़ियाँ, उत्तर पश्चिम में सुलेमान रेंज और अन्य पहाड़, दक्षिण में पूर्वी और दक्षिणी घाट, इनको अलग करा। ग्लोब के एक अलग एकल भाग के रूप में हमारा देश बना हुआ था। हमारे प्राचीन धार्मिक साहित्य में भी पूरे देश का एक नाम भारतवर्ष के तहत उल्लेख किया गया है। ये इस बात को स्थापित करता है कि पूरे भारत को प्राचीन काल से ही एक देश माना जाता है। पुराण भी इस तथ्य को स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं। जो हमारा विष्णु पुराण है उसमें लिखा हुआ है, उत्तरीय यतस्य भूद्रस्य हिमाद्रस्य दक्षिणम वर्ष तद भारतम नामा भारती यंत्र संतति, यानी कि जो हमारा देश है वो महासागर के उत्तर से लेकर हिमालय के दक्षिण में स्थित है के नाम से जाना जाता है। और ये लोग जो यहाँ रहने वाले हैं वो सब भरत की संतान है। अब देखते हैं अपन दूसरा, पॉलिटिकल यूनिटी, यानी कि राजनीतिक एकता हमारे देश में कैसे है। तो बच्चों, राजनीतिक रूप से भी भारत एक शुरू से था। प्राचीन काल से ही राजा लोग हमेशा पूरे देश को एक बनाने की कोशिश में लगे हुए थे। जो अशोक था, चंद्रगुप्त मौर्य था, उन्होंने पूरे देश को यानी कि एक करने का प्रयास किया और अपने साम्राज्य के नीचे लाने की कोशिश की। अशोक के समय तो अफगानिस्तान और बलूचिस्तान भी हमारे देश के अंदर थे। तो ऐसे ये मजबूत शासक थे। इनके अलावा जो और मजबूत शासक थे, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया चक्रवर्ती बनने के लिए। और चक्रवर्ती बनने का मतलब कि पूरे देश को एक करना। तो हम कह सकते हैं कि यानी कि प्राचीन काल से ही हमारा देश एक होने को प्रबल था। बाद में कुछ जो दिल्ली पर सुल्तान आए, जैसे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक, ने भी पूरे देश को जीतने का प्रयास किया। अकबर और बाद में ब्रिटिश शासन ने भारत को एक राजनीतिक एकता दी जो पहले नहीं जानी जाती थी। तो भारत इसलिए यानी कि एक है क्योंकि अलग अलग टुकड़े होते हुए भी शुरू से ही सभी राजाओं का, जो बड़े बड़े शासक हुए, उनका यही
योगदान रहा कि वो यही करना चाहते थे कि पूरा देश एक रहे। अब देखते हैं हम इसमें थर्ड, कल्चर यूनिटी, यानी कि हमारे देश में जो सांस्कृतिक एकता है वो कैसे है। तो भारत के विभिन्न हिस्सों के निवासी यानी कि एक साझा प्रकृति को, साझा संस्कृति को लिए हुए रहते हैं। देश के हर हिस्से में दिवाली और दशहरा जैसे धूमधाम से मनाया जाता है, सभी लोग मनाते हैं, चाहे वो दक्षिण में हो या उत्तर में हो। पूरे देश में लोगों के विवाह संस्कार एक जैसे हैं। समाज में महिलाओं का स्थान, पूर्वजों के प्रति श्रद्धा आदि के बारे में हमारे समान विचार हैं। तो ये इस बात को रेखांकित करते यानी कि इंगित करते कि हमारा देश संस्कृति और सभ्यता में एक था। भारत की लंबाई और चौड़ाई में भी समानताएं, विशेषताएं हमारे को देखने को मिलती है। तो इसमें कोई शक नहीं कि हमारा देश सांस्कृतिक की एकता में बंधा हुआ है। दुनिया के किसी अन्य देश के पास इतनी समृद्ध संस्कृति नहीं है जितनी हमारे पास है। तो हमारी जो संस्कृति है वो यानी कि दुनिया के दूसरे जो देश है उनसे बहुत अलग है, यानी कि इतनी विभिन्नताएं होते हुए भी हमारा देश पूरा एक बना हुआ है। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि हमारे देश में जो धार्मिक एकता है वो कैसे है। धार्मिक एकता मतलब रिलीजियस यूनिटी। तो धार्मिक एकता इस तरह से कि वैसे तो हमारे देश में अपन देखते हैं कि बहुत सारे धर्म है, जैसे हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी, सिख, इस्लाम सभी। लेकिन जब भी कोई देश पर संकट आता है सभी धर्मों के लोग मिलजुल के देश की रक्षा के लिए आगे आते हैं। तो भारत विभिन्न सांप्रदायिक संबंधों से बना हुआ है। सांप्रदायिक संप्रदाय यहाँ रहते हैं, लेकिन फिर भी सबके बीच में एक विश्वास बना हुआ है, एक धार्मिक एकता बनी हुई है। यहाँ के सभी जो धर्मों के लोग हैं वो शांति से रहना चाहते हैं, और यही कारण है कि इतने धर्मों के होते हुए भी हमारा देश इतने सालों से लगातार प्रगति करता जा रहा है, लगातार उन्नति करता जा रहा है। और आज हम देखते हैं कि भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी कि हमारे देश में सभी जो धर्म के लोग हैं उनको समान अवसर दिए गए हैं, सभी को जीने और लाभ उठाने की अनुमति है, अपने धर्म का अभ्यास करना, प्रचार करने की अनुमति है। हमारा देश किसी भी धर्म में से स्वतंत्र है, यानी कि कोई एक धर्म से बंधा हुआ नहीं है। सभी लोगों को मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, यानी कि वो अपनी पसंद के अनुसार पूजा कर सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी देवता को मान सकते हैं, किसी प्रकार का भी जो रीति रिवाज है वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो देश है वो जाति, रंग, भाषा की विविधता के बावजूद भी एक बना हुआ है। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में रामेश्वर तक, और पूर्व में असम से लेकर पश्चिम में रवि तक एक बना हुआ है। इसीलिए हमारा देश विभिन्नताओं में भी एकता को लिया हुआ है। तो बच्चों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।